सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पीजी सेमेस्टर 1 के CC1 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है वस्तुनिष्ठता और इतिहास के सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्टिविटी एंड थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री। ये क्या है? वस्तुनिष्ठता किसको बोलते हैं? जैसे वस्तुनिष्ठ आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये क्लियर है कि भाई बिंबिसार हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एकदम ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई उसको ओल झोल जिसको बोलते हैं वो नहीं कर सकता है। स्पष्ट होता है, जो सत्य होता है उसको एक लाइन में वो बोल दिया, एक शब्द में बोल दिया। तो क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है? साइंस में समझ में आता है कि भाई ये CO2 है तो कार्बन और ऑक्सीजन का वो यौगिक है, लेकिन क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव है और क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतिहास में वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता है। वस्तुनिष्ठता यदि इतिहास होंगे तो इतिहास जो होगा बहुत अच्छा होगा। इतिहास का लेखन तर्क पर आधारित होगा। केवल कही हुई कहानियां इतिहास बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को लिखा जाएगा। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि वस्तुनिष्ठता और इतिहास के सिद्धांत क्या हैं। देखिए, 19वीं सदी में अनुभववादियों ने वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन पर बल दिया। एक पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। कब? 19वीं सदी में अनुभववादियों ने, जो बड़े बड़े फिलोसोफर थे, जो अनुभव करते थे, रिसर्च करते थे, जो अनुभव करके बातें करते थे, वो अनुभववादियों ने वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन पर बल दिया। याद रखिएगा, वे यह जानना चाहते थे कि अतीत में वस्तुतः क्या हुआ। वो जानना चाहते थे कि अतीत में वस्तुतः क्या हुआ। अंग्रेज इतिहासकार R.G. कॉलिंगवुड ने इसे सहज अर्थातवाद कहा। अंग्रेज एक इतिहासकार थे, ये भी आपको याद रखना है। UGC नेट का परीक्षा आप दीजिएगा तो उसमें इस तरह के चिंतकों का नाम आपको ध्यान रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि R.G. कॉलिंगवुड जो हैं वो कहाँ के इतिहासकार हैं? ये अंग्रेज इतिहासकार हैं। ने इसे सहज अर्थार्थवाद कहा। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि ऐतिहासिक ज्ञान अनुभव पर आधारित है। ऐतिहासिक जो ज्ञान होता है वो अनुभव पर आधारित है। ठीक है। अनुभववादियों ने सामाजिक सिद्धांत आदर्श को नकार दिया। सामाजिक सिद्धांत के आदर्श को क्या कर दिया? नकार दिया। यानी इतिहास वही होंगे जो अनुभव पर आधारित होगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 19वीं सदी में पश्चिमी समाज ने अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को देखा। अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों को देखा जिससे दो महत्वपूर्ण सामाजिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर अनेक नए नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्या हुआ भाई? पहला सिद्धांत एडमंड स्पेंसर याद रखिएगा, का विकासवादी, और दूसरा सिद्धांत कार्ल मार्क्स का वर्ग का सिद्धांत था। प्यारे बच्चे, आपको पता है कि कार्ल मार्क्स ने क्या दिया? मार्क्सवादी थ्योरी दिया। वे क्या नारा देते थे कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दास कैपिटल उनकी रचना है। तो दो तरह का विचारधारा उभर के सामने आया। एक तो एडमंड स्पेंसर का विकासवादी ये सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत। वर्ग सिद्धांत मतलब क्या हुआ? जैसे समाज में दो प्रकार का वर्ग है। एक है सुखी संपन्न वर्ग, जिसके पर वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जिसको आप मालिक कह सकते हैं, और एक वर्ग है मजदूर। तो इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। अनेक विद्वानों ने इन दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। फ्रांस के इतिहास लेखन का वर्ष वृत्तांत संप्रदाय से शुरू हुआ। कौन से संप्रदाय से शुरू हुआ? वृत्तांत संप्रदाय से शुरू हुआ। इसने व्यवहारवादी और जनसांख्यिकी सिद्धांतों को जन्म दिया।
इसने इतिहास की व्याख्या में वर्ग सिद्धांत को चुनौती दिया। इतिहास की आर्थिक व्यवस्था व्याख्या और वर्ग संघर्ष से ही इतिहास का निर्माण नहीं होता, ये तर्क दिया इसने। ठीक है, कि आर्थिक केवल व्याख्या कीजिएगा तो इतिहास का निर्माण नहीं हो जाएगा, इसके लिए और भी चीज चाहिए। किसी भी देश की सांस्कृतिक धरोहर भी इतिहास का निर्माण करती है। किसी भी देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो भी इतिहास का निर्माण करती है। 1960 ईस्वी के दशक का नया अर्थशास्त्र इतिहास, न्यू इकोनॉमिक हिस्ट्री, इतिहास की वस्तुनिष्ठता के है न को विशेष महत्व नहीं देता। यह सापेक्षवाद और व्यक्ति निष्ठावाद में वस्तुनिष्ठता एवं प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। वस्तुतः इतिहासकार व्यक्ति होता है जो अपने परिवेश, दृष्टिकोण, युग की मांगों तथा परिस्थितियों से काफी प्रभावित होता है। आखिर प्यारी बच्ची, इतिहासकार कौन होता है? हम ही और आप ही इतिहासकार हैं। कोई व्यक्ति होता है जो अनुभव के आधार पर उसके सामने परिस्थितियां क्या है उसको देख करके वो इतिहास का क्या करता है, लेखन करता है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता क्यों है, वस्तुनिष्ठता क्यों जरूरी है इतिहास में, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। यह ठीक है कि इतिहास लेखन में व्यक्तिनिष्ठता है, इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं है, व्यक्तिनिष्ठता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन का प्रयास बंद कर दिया जाए। वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की नितांत आवश्यकता है। ऐसा नहीं होने पर इतिहासकार कल्पना की उड़ान लेने लगे, कल्पना करने लगेंगे। कल्पना आप करने लगे कि हम हवाई जहाज में घूम रहे हैं, हम राजा बन गए, हम प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन आपका स्थिति वर्तमान कुछ दूसरा है। तो कल्पना से इतिहास नहीं लिखाता है, अनुभव पर इतिहास का लेखन होता है। किस पर होता है? अनुभव पर होता है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकता है। तो इसका यदि हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, तो इतिहासकार क्या कर रहे हैं? कल्पना के आधार पर इतिहास का लेखन शुरू कर देंगे। इतिहास गल्प या साहित्य बन जाएगा, गल्प या साहित्य बन जाएगा। इतिहास को निश्चितता और सत्यता स्थापित यदि करना है, यह इतिहास को वस्तुनिष्ठ बनाने से ही संभव है। यदि आप इतिहास को सत्यता डालना चाहते हैं, इतिहास सही मायने में सत्य बनाना चाहते हैं, तो आपको वस्तुनिष्ठता इसमें शामिल करना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठता जब तक आप शामिल नहीं करेंगे तब तक इतिहास सत्य नहीं होता। कहे कहाए कहानी बन जाएगा जिसमें वास्तविकता नग्न के बराबर होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि इतिहास में जो है सो वस्तुनिष्ठता हो। इतिहास के संबंध में सामान्य धारणा यह है कि अतीत की बात होने के नाते वह अपरिवर्तनीय है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकता। परंतु वास्तव में इतिहास स्वतः अतीत न होकर अतीत घटनाओं का लेखा या विवरण है। इसका विवरण प्रस्तुत करने वाले अपने विचारों तथा पूर्वाग्रह का रंग अपने विवरण में चढ़ाए बिना नहीं रह सकता। घटना तो ठीक है, एक घटना घट गया, लेकिन उस घटना को जो व्याख्या करेगा, जो विश्लेषण करेगा, जो इसको लिखेगा, वो अपना दृष्टिकोण से लिखेगा। वो जिस मानसिकता का रहेगा उस मानसिकता के आधार पर इतिहास का लेखन करेगा। इसीलिए जब तक इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं रहेगी, इतिहास जो है सो ऑथेंटिक नहीं हो सकता है, प्रमाणिक नहीं हो सकता है। ठीक है, वस्तुतः निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ इतिहास संभव नहीं है। यदि आप इस पूर्वाग्रह से वंचित नहीं रहिएगा तब तक ये संभव नहीं है। इसका विवरण निम्नलिखित है। तिथियां, जैसे मान लो डेट को लेकर के आपको बात करना है। बहुधा इतिहास में तारीखों का सर्वाधिक महत्व है, तारीख का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि तारीखें तो गलत हो ही नहीं सकती, तारीखें जो है गलत हो ही नहीं सकती, परंतु यह बात सही नहीं ठहरती। कारण हमारे पंचांग की यह धारणा है कि ईसा का जन्म अगस्टम के शासनकाल के 31वें वर्ष में हुआ। सही नहीं है। संपूर्ण पश्चिमी यूरोप में तारीख और सन की गणना में 3 से लेकर 8 वर्ष तक की यह भूल सदैव मौजूद रहती है।
आप तिथियों को लेकर के भी कंफर्म नहीं हो सकते हैं, तिथियों में भी आगे पीछे होता है। अब बात करें, अब धार्मिक दुराग्रह की बात सोचिए तो प्रश्न उठता है कि संपूर्ण संसार में ईसाई स्वतः ही प्रचलन क्यों मान्य हो? क्या इसीलिए कि सारी दुनिया पर यूरोपीय सभ्यता का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव व्याप्त है? परंतु इससे श्रेष्ठ और कोई सम्मत गणना पद्धति का नितांत अभाव है। ये इसलिए है क्योंकि और भी कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका सा पंचांग नहीं है। उदाहरण स्वरूप, अपने ओलंपिक खेलों के समय से प्रारंभ होने वाली यूनानी गणना पद्धति और रोम नगर की स्थापना से गिनी जाने वाली रोमन काल सारणी भी तो संदिग्ध है। इसको भी देखो, जो टाइम को लेकर बात करते हैं कि जो टाइम ये है वही फिक्स है, उसमें भी कंफ्यूजन बन जाता है। ठीक है, उसमें भी जो है सो कंफ्यूजन व्याप्त हो जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, इस्लाम जगत की गणना 622 ईस्वी में मोहम्मद की हिजरत से करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि आप बात करते हैं कि तिथि जो है, तिथि को लेकर के भी कंट्रोवर्सी होता है, तिथि को भी स्पष्ट नहीं माना जा सकता है। तिथि को लेकर के हो, पाठ्य पुस्तक को भी, कोई पाठ्य पुस्तक में कुछ दूसरा चीज लिखा हुआ है तो ये भी सही नहीं है। राजनीतिक प्रचार से संबंधित हो, काल विभाजन को लेकर के हो, असंतुलन की स्थिति हो, सत्य का निरूपण से हो, ठीक है, संकुचित मनोवृत्ति हो, राष्ट्रीयता की बात हो, जैसे मान ले कोई राष्ट्रीयता से भरपूर है, लवरेज है, तो अपने अनुसार से इतिहास को लिख देगा, सही क्या है गलत क्या है उसको वो नहीं देखेगा। इसी प्रकार से एक होता है संयम। संयम जो है, यानी आप कहने का मतलब है कि इतिहासकार जब अपना धैर्य और संयम खो देता है तो उसकी कृतियों में पूर्वाग्रह का समावेश हो जाता है। पूर्वाग्रह जो पहले से उसके मन में भावना बैठी रहती, उसी पर वो इतिहास लिखना शुरू कर देता है। इसलिए इतिहासकार को संयम की आवश्यकता होनी चाहिए। दलगत भावना से ऊपर उठ करके इतिहास लेखन करना चाहिए, राष्ट्रीयता को देखना चाहिए। प्यारे बच्चे, इसका मतलब यह है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है प्यारे कि जो स्पष्ट है, जो सही है, जिस प्रकार से साइंस में प्रैक्टिकल होता है उसी प्रकार से इतिहास में स्पष्ट डाटा होना चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए, तभी उसको लिखा जाना चाहिए। कहीं कहीं भी बातों को लेकर के आप इतिहास का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा इतिहास लेखन के लिए इतिहास में वस्तुनिष्ठ का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ हो, ये बेहतर होता है। कोई साक्ष्य मिला उस पर बातचीत होनी चाहिए, उसकी प्रामाणिकता का जांच होना चाहिए, तभी हम इसको इतिहास लेखन में शामिल करें। इसीलिए इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का होना अति आवश्यक है। इससे क्या होगा, इतिहास की प्रामाणिकता जो है सो बनी रहेगी। प्यारे बच्चे, आप इस टॉपिक को अपने ढंग से भी अच्छे से तैयार करने का प्रयास कीजिएगा कि इतिहास लेखन में, इतिहास में वस्तुनिष्ठता का क्या महत्व है। वस्तुनिष्ठता आने से इतिहास का महत्व बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, इतिहास का महत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, इतिहास प्रमाणिक होंगे। ठीक है, तो अब इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम आपको बताएंगे यूनानी इतिहास लेखन, उसके बाद रोम का इतिहास लेखन, फिर मैं आपको बताऊंगा प्राचीन मिस्र की जब सभ्यता है उसके विषय में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा। मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं प्रयास करता हूं कि आपके लिए कुछ करूं, आपके लिए टॉपिक पर मैं बनाऊं, और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को दूंगा। आप लोग जो भी बच्चे इसको देखेंगे कमेंट में अपना रोल नंबर, नाम जरूर दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि क्लास करना भी बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।